Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। भारतीय शासन और राजनीति से के विभिन्न विषयों से जुड़ी इस चर्चा श्रृंखला में अभी तक हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह एक काफ़ी विवादास्पद भाग माना जाता है भारतीय संविधान का, और इसका जिस तरीके से प्रयोग किया गया है, इसका जिस तरीके से व्यवहार किया गया है, उसके बारे में भी काफ़ी गहरा शोध होता रहा है। उसके प्रभावों के बारे में काफ़ी गहराई से विचार होता रहा है। और ये एक ऐसा भाग है जिसके बारे में हमारी समझ होनी बहुत आवश्यक है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर किन परिस्थितियों में संविधान के भीतर इस तरीके के प्रावधान को सम्मिलित किया गया, उसकी प्रासंगिकता क्या है, और अभी तक का जो अनुभव रहा है उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो आज की इस पूरी परिचर्चा में हम भारतीय संविधान और उसमें जो आपातकाल या इमरजेंसी का जो प्रावधान है उसके बारे में बातचीत करेंगे। यह पूरी चर्चा कुछ खास तरीके के विषयों से, कुछ खास तरीके के स्तरों से होकर गुजरेगी, जिसमें सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ संवैधानिक प्रावधान को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में एक समझ बनाएंगे, राष्ट्रीय आपात के बारे में, इसकी उद्घोषणा और का राज्य क्षेत्रीय विस्तार कैसे होता है, आपातकाल के अनुमोदन की विधि क्या है, उसकी अवधि कितनी हो सकती है, उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है, आपात उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई, उसका क्या प्रभाव रहा। इसमें मैं थोड़े विस्तार से आपको 1975 में लगे इमरजेंसी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन के बारे में, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन के बारे में हम बात करेंगे कि वह किन परिस्थितियों में लागू हो सकता है, उसकी अवधि कितनी होती है, उसका अनुमोदन कैसे हो सकता है। इसके बारे में जो न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू के द्वारा विचार सामने आए हैं वो क्या हैं, और इसके बाद हम इस उद्घोषणा के प्रभाव को देखेंगे, और आखिर में हम वित्तीय आपातकाल की बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान संघात्मक ढांचे का अनुसरण करता है, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि यदि देश की सुरक्षा खतरे में हो या उसकी एकता और अखंडता को खतरा हो तो यह ढांचा परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसी परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए संघ के सिद्धांतों को त्याग दिया जाता है, और जैसे ही देश की स्थितियां सामान्य होती हैं संविधान पुनः अपने सामान्य रूप में कार्य करने लगता है। और ये जो अनुभव था संविधान निर्माण के समय वह काफ़ी हद तक गौर करने लायक है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये प्रावधान जो अपनाए गए संविधान में उनको अपनाने को लेकर एक सहमति थी, लेकिन उस दौरान जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, जिस बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और देश का बंटवारा करना पड़ा और ऐसा लगा कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, तो इन सब चीज़ों ने हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो एक ऐसी व्यवस्था करें जहां इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, जहां इस तरह की स्थिति बन जाने पर देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा की जा सके, और जो अलग अलग तरीके के अधिकार हैं उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित करके सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। तो ये इसी प्रेरणा से इन चीज़ों को अपनाया गया, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 18 के अनुच्छेदों में 3 प्रकार के आपातों का उल्लेख किया है, जिसमें मुख्य रूप से 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न आपात, जिसे आम बोलचाल में राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, इसका प्रावधान किया गया। हालांकि संविधान में इसके लिए आपात की उद्घोषणा शीर्षक का प्रयोग हुआ है। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में उत्पन्न परिस्थितियों में आपात का प्रावधान किया गया है।
प्रचलित भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। संविधान में इसके लिए कहीं भी आपात या आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरा, ऐसी स्थिति जिसमें भारत का वित्तीय अस्थायित्व या साख संकट में हो तो उसे वित्तीय आपात कहते हैं। संविधान में इसे वित्तीय आपात के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। अगर हम राष्ट्रीय आपात के बारे में, उसके प्रावधानों के बारे में थोड़े विस्तार से बातचीत करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है यदि उसे यह पता चल जाए, उसे यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है। जरूरी नहीं कि संकट वास्तव में मौजूद हो, यदि संकट सन्निकट है तो भी उद्घोषणा की जाती है। 44वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब संघ का मंत्रिमंडल इस संदर्भ में अपने विनिश्चय की सूचना लिखित रूप में प्रदान कर दे। अब यह जो 44वां संशोधन किया गया वह मुख्य रूप से इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारे देश में आंतरिक आपातकाल लगा था 1975 में 24 जून की रात को, उसमें जब जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने, वे प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के हस्ताक्षर के साथ उनके पास नहीं आया था। और हकीकत यह है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक इंदिरा गांधी जो समय प्रधानमंत्री थी उन्होंने बुलाई, वो सुबह बुलाई। तो इस लिहाज से यह एक सुरक्षा उपाय के रूप में किया गया कि अगर आपातकाल लगता भी है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल का लिखित जो एक प्रस्ताव है उनके पास आए। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था, परंतु 44वें संशोधन में इसमें भी बदलाव किया गया और यह कहा गया कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है वो आपातकाल का आधार होगा। मूल संविधान में इस बात की कोई चर्चा नहीं थी कि आपात की एक ही उद्घोषणा की जा सकती है या एक से ज़्यादा उद्घोषणाएं भी संभव हैं। 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 352 में एक नया खंड जोड़कर यह साफ किया गया कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के तहत विभिन्न आधारों पर एक ही समय में विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से कोई उद्घोषणा कर रखी हो और वह लागू हो। भारतीय संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में ही एक बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है, से सभी स्थानों पर मिनिस्ट्री या मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग किया गया है। अब जब इस तरह का आपातकाल घोषित होता है तो उसका राज्य क्षेत्रीय विस्तार किस तरीके से होता है, हम यह समझने की कोशिश करते हैं। मूल संविधान में विशिष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया था कि आपात की उद्घोषणा को भारत के किसी विशिष्ट भाग तक भी सीमित रखा जा सकता है। इसका अर्थ यह निकाला जाता था कि समस्या चाहे देश के किसी विशिष्ट भाग तक ही सीमित क्यों न हो, परंतु आपात की उद्घोषणा पूरे देश के लिए की जाएगी। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर नागालैंड में कोई बड़ी समस्या हो रही है, वहाँ सशस्त्र विद्रोह हो रहा है और ऐसा सरकार को लगता है कि आपात स्थिति पैदा हो गई है, तो फिर सरकार नागालैंड के बजाय पूरे देश में आपातकाल को लागू करेगी, क्योंकि कोई खास स्पष्टता इसमें नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह आपात की उद्घोषणा को पूरे भारत या उसकी किसी विशिष्ट क्षेत्र तक भी सीमित रख सकता है। और यह संशोधन काफ़ी हद तक तर्कसंगत भी है। जैसे मान लीजिए कि यदि संकट लद्दाख में हो या देश के किसी एक भाग में हो, तो यह ज़रूरी नहीं है कि देश के सभी हिस्सों में आपातकाल लागू किया जाए। संकट किस क्षेत्र पर है इसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यहाँ निश्चित रूप से राष्ट्रपति के निर्णय का अर्थ है कि मंत्रिमंडल के द्वारा इसका फैसला किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया, संशोधन जो हुआ वो 1978 में हुआ, उसके पूर्व उद्घोषणा 2 मास तक की अवधि तक कानूनी या विधिमान्य मानी जाती थी और लागू रहती थी। इसके बाद यदि 2 मास की अवधि के समाप्त हो जाती है और उससे पूर्व संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन कर देते थे, तो वह उद्घोषणा अनिश्चित काल तक, जब तक मंत्रिपरिषद चाहे तब तक बनी रह सकती थी। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आरंभ में उद्घोषणा 1 महीने तक ही लागू रहेगी। यदि संसद के दोनों सदन 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर देते हैं, तो वह दूसरा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से 6 माह तक बनी रहेगी। प्रत्येक 6 माह के पश्चात उद्घोषणा की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए पुनः विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है।
स्पष्टतः प्रत्येक अनुमोदन से उद्घोषणा को केवल 6 माह का जीवन काल प्राप्त होता है और उसे नया जीवन काल प्राप्त करने के लिए पुनः विशेष बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत से यहाँ पर 2/3 बहुमत का तात्पर्य है। तो जो पहले की प्रक्रिया थी वह ज़्यादा आसान थी। आगे हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिस 44वें संशोधन का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत तरह की प्रतिबंध लागू किए गए आपातकाल को लागू करने के संदर्भ में और उसमें संसद के अनुमोदन लेने की विधि के संदर्भ में, वह असल में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाए जाने के बाद, यानी कि जब वो आपातकाल समाप्त हुआ उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसके कार्यकाल में हुआ था 44वां संशोधन। और इसमें सारे बदलाव किए गए क्योंकि उसके पीछे जो आपातकाल का अनुभव था उसने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो संविधान के जो आपातकालीन प्रावधान हैं, विशेष रूप से जो नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान हैं, उसका दुरुपयोग किया गया है। आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि संसद को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जाए। तो इसमें प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। इसमें प्रावधान किया गया कि 1 महीने के भीतर संसद से विशेष बहुमत से इसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर 6 महीने के भीतर उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए और तभी वह लगातार आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही यह कहा गया कि यदि लोकसभा का विघटन हो गया है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा उद्घोषणा का अनुमोदन करेगी और लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिन के भीतर उद्घोषणा का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात ज़रूरत है कि जब लोकसभा अस्तित्व में ना हो और केवल राज्यसभा द्वारा ही आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किया जा रहा हो, तब भी उद्घोषणा की अवधि एक बार में 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि विशेष बहुमत का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि जो सदस्य उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं, उनका 2/3 बहुमत इसका समर्थन करें और इसके साथ ही यह 2/3 बहुमत संसद का जो पूरी संख्या है उसका भी बहुमत हो। तो इस लिहाज से एक पूरी प्रक्रिया प्रस्तुत की गई जिसमें कि ज़्यादा शक्ति संसद को दी गई और कार्यपालिका द्वारा या सरकार द्वारा इन पूरे प्रावधानों के मनमानेपन को या मनमाने उपयोग को रोकने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है? अनुच्छेद 352 के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा 3 तरह से समाप्त हो सकती है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से उद्घोषणा का अनुमोदन या काल विस्तार यानी कि समय का विस्तार नहीं करते हैं तो वह स्वतः समाप्त हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपातकाल की घोषणा होती है, उसके 1 महीने के भीतर संसद के द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए विशेष बहुमत से और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर होना चाहिए। तो कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है जब संसद के द्वारा उसका विशेष बहुमत से अनुमोदन नहीं किया जाता है तो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। दूसरे स्तर पर राष्ट्रपति जब चाहे वह उद्घोषणा को वापस ले सकता है और उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में इस उद्घोषणा को वापस लिया था, तो सरकार जब चाहे इसे वापस लेने का फैसला कर सकती है। तीसरा, यदि लोकसभा अपने कुल संख्या के कम से कम 1/10वें हिस्से के सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को यह सूचित करती है कि उद्घोषणा को वापस ले लिया जाए, तो ऐसी सूचना के 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य है, जिसमें संकल्प पर विचार होता है, लेकिन संकल्प पारित किए जाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं है। यानी कि सामान्य बहुमत से भी अगर यह संकल्प पारित हो जाता है तो फिर ये जो पूरी उद्घोषणा है वह समाप्त हो जाती है। तो जो यहाँ पर मुख्य बात है वो यह कि अगर संसद ने विशेष बहुमत से आपातकाल के प्रावधान को स्वीकार किया है तो वो अगले 6 महीने तक के लिए तो जारी हो जाती है, लेकिन इसके बीच में ही अगर कुल सांसदों का 10वां हिस्सा, लोकसभा के सदस्यों का 10वां हिस्सा भी यह इच्छा जाहिर करता है राष्ट्रपति से कि आपातकाल को खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करना और उस पर मतदान कराना अत्यंत आवश्यक है। अब आपात घोषणा का किस तरह का प्रभाव पड़ता है, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपात की उद्घोषणा के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है।
यदि आपात किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित है तब भी अन्य राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। ये एक विशेष प्रावधान है क्योंकि अगर नागालैंड में आपातकाल लागू है और कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण से अन्य राज्य भी इससे प्रभावित होते हैं या अन्य राज्य की गतिविधियों को सही तरीके से संचालित करके ही नागालैंड की स्थिति को ठीक किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। सामान्य समय में राज्यों को केवल कुछ विषयों के बारे में ही निर्देश दिया जा सकता है, परंतु आपात की उद्घोषणा के समय राज्यों को किसी भी विषय के बारे में निर्देश दिया जा सकता है। विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपात के समय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बना सकती है और राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यारोहण करने की शक्ति मिल जाती है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो उस विषय को आगे संघ सूची की ओर बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर हमने इस बारे में विस्तार से चर्चा की है जब हम संघवाद की चर्चा कर रहे थे, तो लेकिन एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रभाव है। राज्य सूची पर राज्य की विधायिका कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों की विधायिकाएं कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति हो तो जो संघ की विधायिका कानून बनाती है उसे माना जाता है और जो संघ सूची है उस पर संघ की विधायिका ही कानून बनाती है। अब ऐसी स्थिति में पहले से ही जो पूरा एक झुकाव है वो केंद्र सरकार की ओर है, क्योंकि जो समवर्ती सूची है उसमें टकराव होने की स्थिति पर भी उसका ही कानून माना जाएगा और अवशिष्ट शक्तियाँ या रेजिडरी पावर जो होती हैं, जो इन तीनों सूचियों का भाग जो विषय नहीं होते हैं उनके बारे में जो शक्तियाँ होती हैं वह भी केंद्र सरकार के पास होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले से ही केंद्र सरकार की स्थिति या संघ की स्थिति मजबूत होती है, लेकिन आपातकाल में जो राज्य की विधायिका होती है उसकी स्थिति और भी कमज़ोर हो जाती है और इस स्थिति में जो संसद होता है वह राष्ट्र हित में तुरंत कदम उठाने के लिए समर्थ हो जाता है और उसे राज्य द्वारा उठाए जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार संविधान एक प्रकार से एकिक हो जाता है, एकल हो जाता है और जो संघीय स्थिति होती है वह काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि प्रभावहीन हो जाती है। पूरी तरीके से विधानमंडल निलंबित नहीं होता है, सरकारें बर्खास्त नहीं होती हैं, पर फिर भी जो संघ की स्थिति होती है वह काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। वित्तीय वितरण पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लागू होने के समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण से संबंधित जो भी प्रावधान हैं उन्हें संशोधित कर सकता है। ये संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहते हैं जिसमें आपात की उद्घोषणा समाप्त होती है। राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई भी संशोधन यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है और इस दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा व किसी भी विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कार्यकाल कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही कार्यकाल बढ़ सकता है। आपात की उद्घोषणा समाप्त होने के पश्चात कार्यकाल का विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा, यानी कि 6 महीने के भीतर नए विधानमंडल या नए लोकसभा का चुनाव करना आवश्यक होगा। इसका मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपात के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों को अनुच्छेद 358 और 359 में साफ तौर पर प्रस्तुत किया गया है और इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जो अनुच्छेद 358 है वह कहता है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन होता है, इसके लिए कोई पृथक घोषणा नहीं करनी पड़ती। आपात की उद्घोषणा के समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 फिर से जीवित हो जाता है। मूल संविधान में उल्लेख था कि आपात के दौरान अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश निकालकर किसी भी मूल अधिकार का निलंबन कर सकता है। निलंबन कितने समय के लिए होगा इसकी घोषणा राष्ट्रपति के आदेश से ही की जाएगी। 44वें संशोधन जो हुआ 1978 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 359 पर यह शर्त आरोपित कर दी गई कि अनुच्छेद 359 के तहत जारी आदेश से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को कानूनी प्रक्रिया के बगैर नहीं छीना जाएगा, उसे अपने खिलाफ खुद गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे यह नहीं कहा जाएगा कि उसे एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा दी जा रही है। तो इस तरह की जो बुनियादी स्वतंत्रताएं थीं उसे 44वें संशोधन के माध्यम से सुरक्षित कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत पहली उद्घोषणा
चीनी आक्रमण के कारण 26 अक्टूबर 1962 को की गई और यह 10 जनवरी 1968 तक जारी रही और इसी कारण से 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरी उद्घोषणा पाकिस्तान द्वारा अघोषित युद्ध के आधार पर 3 दिसंबर 1971 को की गई। दूसरी उद्घोषणा जब प्रवर्तन में थी उसी समय आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 को तीसरी उद्घोषणा की गई। दूसरी और तीसरी उद्घोषणा दोनों को एक साथ 21 मार्च 1977 को वापस ले लिया गया। इसके बाद अभी तक किसी भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो पहली और दूसरी उद्घोषणा हुई थी वह युद्ध की स्थिति में की गई थी और इनका लक्ष्य यह था कि जो युद्ध के कारण एक स्थिति पैदा हुई है जिसमें कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना, जो ज़रूरी सूचनाएं हैं उन्हें देश के बाहर जाने से रोकना ताकि देश के हितों को नकारात्मक तरीके से नुकसान ना पहुंचे। तो ये सारे इसके लक्ष्य थे और इसमें कभी भी लोगों की जो आंतरिक जीवन की स्वतंत्रताएं थीं उन्हें गहरे रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की गई या उनकी स्वतंत्रताओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। मीडिया का इस तरीके से दमन करने की कोशिश नहीं की गई कि मीडिया सरकार की आलोचना नहीं कर सकती है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ बहुत ही संवेदनशील सूचनाएं प्रकाशित करने से या उन सूचनाओं को मीडिया तक पहुंचने से रोका गया हो, लेकिन यह नहीं हुआ कि सरकार की किसी भी आलोचना को रोक दिया गया हो, लोगों की स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया हो और पूरी तरीके से कार्यपालिका ही कार्य कर रही हो। तो ये जो दो आपातकाल थे वो एक खास परिस्थिति में लागू किए गए थे। लेकिन जो तीसरा आपातकाल लागू किया गया जो कि आंतरिक अशांति के नाम पर, क्योंकि पहले ये आंतरिक अशांति का ही प्रावधान था, बाद में सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, तो आंतरिक आपातकाल जो लागू किया गया वो 25 जून 1975 को लागू किया गया और इसमें नागरिक अधिकारों का खुलकर उल्लंघन हुआ। इसमें विशेष रूप से एक प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी और एक उनके पुत्र संजय गांधी जो थे उनकी भूमिकाओं की हमेशा ही तीखी आलोचना की जाती है। विशेष रूप से संजय गांधी के बारे में माना जाता था कि वो अभी भी माना जाता है कि वो एक ऐसे सत्ता के रूप में विकसित हो गए थे जो कि न तो संसद का सदस्य था ना ही उसकी संसद के प्रति कोई जवाबदेही थी, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री के पुत्र थे इसलिए उन्होंने काफ़ी मनमाने तरीके से शक्तियों का प्रयोग किया। एक खास तरह की कोटरी उनके आसपास विकसित हो गई थी और उस कोटरी ने उन सभी लोगों का दमन करने का प्रयास किया जिनके ऊपर यह संदेह था कि वे सरकार के आलोचक हैं या सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर हम इस आपातकाल की पूरे पृष्ठभूमि को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो पिछले 3-4 सालों की घटनाएं थीं उन्होंने इंदिरा गांधी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर कर दी। 1971 में वो लोकसभा चुनाव जीतकर आईं, लेकिन 1973 आते आते एक तरह की सुगबुगाहट, एक तरह की आकुलता, एक तरह की बेचैनी देश में फैलने लगी। छात्र आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ, फिर वो बिहार तक फैला, उसके बाद रेलवे का हड़ताल हुआ और हर क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति बनी जिससे लगा कि सरकार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही है। जयप्रकाश नारायण जो काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक वनवास की स्थिति में थे, वे राजनीतिक वनवास से वापस आए और राजनीतिक वनवास से वापस आने के बाद उन्होंने छात्र आंदोलन को अपना नेतृत्व देना आरंभ कर दिया। तात्कालिक घटना के रूप में एक घटना यह हुई कि राजनारायण के खिलाफ जो चुनाव रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ी थी, उस चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया और वह चुनाव अवैध घोषित किया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा खर्च करने के मामले में ही किया गया था। लेकिन चुनाव के अवैध घोषित हो जाने के कारण एक ऐसी स्थिति बन गई कि ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। बाद में इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से उसमें राहत मिल गई, लेकिन इंदिरा गांधी को यह एहसास हो गया कि उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं। ऐसे में उनके निकटवर्ती जो सहयोगी थे उनकी सलाह पर उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का फैसला किया। अब ये जो इंटरनल प्रॉब्लम के कारण जो आपातकाल लागू किया गया और उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की उसमें प्रेस पर काफ़ी गहरा नियंत्रण लगाया गया। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जिनके ऊपर
यह संदेह था कि वे सरकार विरोधी काम कर सकते हैं। बहुत सारे राजनीतिक विरोधियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण से लेकर चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी जितने प्रमुख नेताओं के जो विपक्षी दल से जुड़े हुए थे, हम नाम याद कर सकते हैं, वो सारे जेल में डाल दिए गए। राजनीतिक गतिविधियों को तकरीबन ठप कर दिया गया और यह कोशिश की गई कि मीडिया में कोई भी नकारात्मक खबर ना जाए। कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए सरकार के द्वारा जो कि जिनके बारे में यह कहा गया कि असल में यह लोगों की और देश की भलाई के लिए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन कार्यक्रमों को लागू किया गया उसमें भी एक बल प्रयोग दिखता था। मिसाल के तौर पर नसबंदी का कार्यक्रम था, तो नसबंदी के कार्यक्रम के कारण भी बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई, तो इससे भी लोगों में काफ़ी गहरा असंतोष फैला और यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चली और मार्च में 1977 में जाकर इंदिरा गांधी ने यह फैसला किया कि वे आपातकाल को हटाना चाहती हैं। बहुत सारे विद्वानों में इसके बारे में काफ़ी चर्चा रही है कि आखिर इंदिरा गांधी ने यह फैसला क्यों किया, क्योंकि उस समय तक आते आते इंदिरा गांधी अपने विरोधियों पर अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित कर चुकी थीं। हालांकि उनके विरोधियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो अपने पिता की, जो कि एक बहुत बड़े लोकतंत्रवादी चिंतक नेता थे, उनके विपरीत काम कर रही थी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल वापस क्यों लिया गया, इसके बारे में अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आती हैं। एक व्याख्या यह आती है कि इंदिरा गांधी को यह भरोसा हो गया था कि शायद अगर अभी चुनाव हो तो वे ही जीतेंगी। दूसरी व्याख्या यह सामने आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना दबाव पड़ने लगा था कि इंदिरा गांधी को लगा कि यह बेहतर है कि आपातकाल को ख़त्म करके चुनाव किए जाएं और वे चुनाव जीत कर वापस आएँ। एक तीसरी व्याख्या यह आती है कि इंदिरा गांधी को के अंदर यह समझ अपने आप बढ़ी कि आपातकाल लगाकर उन्होंने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है और उन्हें ऐसा लगता था कि एक बार फिर से चुनावों के द्वारा लोकतांत्रिक शासन को हिंदुस्तान में स्थापित करना चाहिए, भले ही वो खुद चुनाव हार जाएं। तो ये अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं, वाद विवाद हैं, जो अभी भी इन पर बातचीत होती रहती है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से आपातकाल के प्रावधानों का दुरुपयोग उस समय किया गया, वह अपने आप में एक अलोकतांत्रिक कृत्य का उदाहरण बन गया स्वतंत्र भारत के इतिहास में। इंदिरा गांधी के पक्ष में लेखन करने वाले कई विद्वान यह मानते हैं कि जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही थी और जिसमें जयप्रकाश नारायण ने एक भाषण में यहाँ तक कह दिया था कि सेना और पुलिस के लोगों को भी सरकार की गलत आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए, तो उससे एक विद्रोह भड़काने की प्रवृत्ति नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी आपातकाल को लागू किए बगैर काम कर सकती थी और अगर वो आपातकाल उन्होंने लागू कर दिया था तो वो उसको जल्द हटा सकती थी, या इस तरीके से लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन करने का जो पूरा काम उन्होंने किया वह उसके कारण वो काफ़ी अलोकप्रिय हो गई, जिसका नतीजा यह निकला कि आपातकाल हटाने के बाद जब 1977 में लोकसभा के चुनाव कराए गए तो इंदिरा गांधी की पार्टी चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई और बाद में 1980 में वो फिर से सत्ता में वापस आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के संविधान संशोधनों की बात हमने की थी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 1978 में 1978 में हुए थे, तो उसकी पूरी पृष्ठभूमि यही है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी के शासन के द्वारा जो दुरुपयोग किया गया इन प्रावधानों का, उसने इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपातकाल के प्रावधानों को तो संविधान से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वास्तव में कई बार आपातकालीन स्थिति आ सकती है, लेकिन इतनी सुरक्षा तैयार कर दी जाए कि कोई भी शासक भविष्य में अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, अपने आधिपत्य को कायम रखने के लिए इन प्रावधानों का दुरुपयोग ना कर पाए। तो 44वें संशोधन में बहुत तरह के प्रावधान जोड़े गए और अगर आप हिंदुस्तान की राजनीति पर नज़र डालेंगे तो आप यह पाएंगे कि आपातकाल को एक काला अध्याय या एक ब्लैक चैप्टर के रूप में ही देखा जाता है, एक बुरे दौर के रूप में देखा जाता है। काले शब्द के जगह अगर हम बुरे दौर के का इस्तेमाल करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस बुरे दौर की कारण खुद कांग्रेस पार्टी ने कई बार अपनी गलतियों को माना है कि आपातकाल को लगाना एक सही फैसला नहीं था, एक गलत फैसला था, और बाकी विपक्षी दल भी इस बात पर सहमति रखते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कम से कम वर्तमान दौर की राजनीति को देख के कि कोई भी दल, कोई भी नेता भविष्य में आपातकाल लगाने की हिमाकत या हिम्मत शायद ना करे, लेकिन
निश्चित रूप से ये आपातकालीन प्रभाव अभी भी प्रावधान अभी भी संविधान में हैं और अगर कोई दल चाहे और उसके पास बहुत ज़्यादा बहुमत हो तो वो इसका उपयोग कर सकता है बहुत सारी सुरक्षाओं के बावजूद। तो ये जो एक डर दिखाया जाता था आपातकालीन प्रावधानों को लेकर 1975 से 1977 के दौर की जो स्थिति थी उसने इसे सही साबित किया और ये इस बात का भी प्रमाण है कि जो आपातकालीन प्रावधान हैं उन पे और ज़्यादा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर क्या अभी जितनी रोक इस पर लगाई गई है वह पर्याप्त है या इससे और आगे जाने की आवश्यकता है। अब हम राज्यों के में जो एक आपात लगाया जाता है जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में हम जानते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। किसी भी राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और राष्ट्रपति को यह विश्वास राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी हो सकता है और अन्यथा भी। संविधान में इस स्थिति को संवैधानिक तंत्र के टूट जाने के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। दूसरे अनुच्छेद 356 में यह उल्लेख है कि यदि कोई राज्य अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है या पालन करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति के लिए यह निष्कर्ष निकालना सही होगा, विधिपूर्ण होगा कि राज्य की सरकार को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है और अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा करना विधि संगत होगा। एक तरीके से अनुच्छेद 356 जो है वह एक अधिकार देता है राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को कि वह संघीय व्यवस्था का कोई घटक अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको किस तरीके से कुछ समय के लिए केंद्रीय शासन के अधीन ला दें। तो ये एक प्रावधान जो है उसका मूल मकसद यही था कि जो कई राज्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सही तरीके से शासन की प्रणाली ना चल रही हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं और मोटे तौर पर जो दो कारण हमने बताएं कि खुद राष्ट्रपति को भरोसा हो जाए और यह लगे कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार जो चीज़ें की जानी चाहिए वो नहीं हो रही हैं तो राष्ट्रपति शासन हो जाता है। लेकिन आगे हम ये देखेंगे कि वास्तव में इस प्रावधान का उपयोग गलत तरीके से ही ज़्यादा हुआ है। अभी हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी अवधि कितनी होती है, इसका अनुमोदन कैसे होता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत की जाने वाली प्रत्येक उद्घोषणा संसदीय अनुमोदन की अपेक्षा रखती है, यानी कि संसद के द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। इन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा कर सकता है और वह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है। 2 माह की अवधि तक वह संसदीय अनुमोदन के बिना प्रवृत्त रह सकती है। यदि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा लागू होने के 2 माह के भीतर उसका अनुमोदन न कर दें तो यह अवधि पूरी होने पर वह स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुमोदन के लिए दोनों सदनों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। यदि उद्घोषणा किए जाने के समय लोकसभा विघटित हो या इन 2 महीनों की अवधि के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना वो विघटित हो जाए तो राज्यसभा ने उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन तक वह लागू रहेगी। नई लोकसभा जिस दिन पहली बार बैठेगी उसके 30 दिनों की अवधि के भीतर यदि वह उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है तो ठीक है, नहीं तो यह अवधि पूरी होते ही यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद उद्घोषणा 6 महीने की अवधि के लिए वैध होगी। अवधि की गणना मूल उद्घोषणा तिथि से होगी। जितनी बार उद्घोषणा को बढ़ाया जाएगा हर बार वह 6 महीने के लिए बढ़ेगी। 1 वर्ष तक उद्घोषणा को उपरोक्त विधि से बढ़ाया जा सकता है, किंतु उसे 1 वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 अन्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा लागू हो तथा दूसरा, निर्वाचन आयोग ने प्रमाणित कर दिया हो कि वर्तमान में संबद्ध राज्य के साधारण चुनाव कराने की कठिनाइयां हैं और इसके कारण से इस पूरी घोषणा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था और 44वें संशोधन के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 356(5) जोड़कर इसे शामिल किया।
उपरोक्त शर्त पूरी होने पर भी किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है। हालांकि अगर सरकार चाहे तो इसे और आगे बढ़ा सकती है संसद में कानून लाकर या संविधान में संशोधन करके। उद्घोषणा को वापस लेना भी बिल्कुल आसान है। राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी भी बात की उद्घोषणा के द्वारा मूल उद्घोषणा को वापस ले सकता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार ही है। ऐसा करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उद्घोषणा को लागू करने के समय तो संसद के उद्घोषणा की आवश्यकता है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है, पर उद्घोषणा को हटाने के समय, राष्ट्रपति शासन को हटाने के समय किसी भी स्थिति में इस बात की ज़रूरत नहीं है कि संसद उसका अनुमोदन करे। तो राष्ट्रपति बहुत ही सामान्य प्रक्रिया के तहत इस चीज़ को हटा सकता है। राष्ट्रपति शासन का जो ये पूरा प्रावधान है उसका हमारे देश में काफ़ी दुरुपयोग किया गया। आरंभिक दौर में यह दुरुपयोग काफ़ी सीमित था। नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में एक बड़ी घटना हुई थी जबकि केरल सरकार को बर्खास्त किया गया था 50 के दशक के आखिरी वर्षों में। लेकिन आम तौर पर उसके बाद के दौर में जब इंदिरा गांधी का दौर आया तो इसका दुरुपयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा, और ऐसा लगा मानो कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर केंद्र में कोई सरकार है और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है तो केंद्र सरकार को ये हक है कि वो उन सरकारों को बर्खास्त कर दे। और यह बात जनता पार्टी की सरकार ने भी की। जब वो 1977 में सत्ता में आए तो उन्होंने एक साथ बहुत सारे कांग्रेस की सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद फिर से 1980 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भी यही किया। तो यह एक ऐसा प्रावधान बन चुका था जिसका कि जो केंद्र सरकार जो शासन में होती थी वह अपने विरोधी दलों को हटाने के लिए उपयोग कर रही थी। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो संवैधानिक मूल्य थे वो एक तरीके से नेपथ्य में जा चुके थे। राज्यपाल की जो पूरी भूमिका थी, जिसके बारे में रघुकुल तिलक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में कहा था कि यह केंद्र सरकार का एजेंट नहीं होता है और उसका एक अपना स्वतंत्र उसका व्यक्तित्व होता है और उसे अपने सोच विचार के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। उस निर्णय के बावजूद आमतौर पर राज्यपाल जो रहे हैं उन्होंने केंद्र सरकार के एजेंट का ही काम किया है, और उस एजेंट के रूप में उसने इस बात की कोशिश की है कि वो उस तरीके का काम करे जिससे केंद्र सरकार में बैठे दल को या दल के नेताओं को सुविधा हो। आमतौर पर राष्ट्रपतियों ने भी इस पर कोई गहरा सवाल नहीं उठाया है। इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण हैं के.आर. नारायणन का और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का, कि जहाँ पर अब्दुल कलाम का, जहाँ पर उन्होंने जो प्रस्ताव था उसको फिर से पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की कोशिश की, भेजा, लेकिन निश्चित तौर पर जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से अगर दूसरी बार वो प्रस्ताव जाता है तो उस पर उनको हस्ताक्षर करने थे। तो एक बार वाजपेयी सरकार ने दोबारा प्रस्ताव को काफ़ी समय तक नहीं भेजा। लेकिन मुख्य बात जो यहाँ समझने की है वह यह है कि इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़कर राज्यपाल और राष्ट्रपति की संस्था जो है उसने लगातार धारा 356 के दुरुपयोग के मामले में एक मूकदर्शक की भूमिका ही अदा की, और कई मामलों में राज्यपालों ने सक्रिय एजेंट की भूमिका अदा की। तो इससे जो एक संवैधानिक व्यवस्था थी, संघीय ढांचा की जो परिकल्पना थी, जिसमें कि राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिया गया था, विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनावों की एक अलग वैधता थी, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई थी। और इन सभी मामलों पर एक तरीके से रोक लगाने में जो एस.आर. बोमई जजमेंट है 1994 का सुप्रीम कोर्ट का, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। एस.आर. बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उन्हें राजीव गांधी की सरकार ने बर्खास्त किया, और उसके बाद ये बर्खास्तगी के बाद 1989 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा जब वो सर्वोच्च न्यायालय का खटखटाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उनके मामले को स्वीकार करती है। इस मामले पर विचार विमर्श सुनवाई शुरू होती है, और उसके बाद 1992 में कई और सरकारों को बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। तो उस परिस्थिति में पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ये सरकारें थी उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो इन सरकारों की बर्खास्तगी के बाद ये सारे लोग भी अदालत में गए, सभी मुकदमों को एक साथ क्लब किया गया और जो सुनवाई हुई उसे एसआर बोमई बनाम भारत संघ मुकदमे के रूप में जानते हैं। और उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उसमें एक तरीके से धारा 356 का जो पूरा मसला था वह न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के मामले में आ गया। न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रपति को सब्जेक्टिव तरीके से, अपने व्यक्तिपरक तरीके से निर्णय लेने का अधिकार है कि किसी एक खास मामले में धारा 356 का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। लेकिन राष्ट्रपति यह निर्णय किसी बाहरी कारकों के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर लेंगे। तो ये जो तथ्य हैं वो जांच किए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और इस आधार पर यह फैसला किया जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति का जो निर्णय था वह ऑब्जेक्टिव आधार पर लिया गया या नहीं लिया गया। और इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय इसको सही या गलत साबित कर सकता है। तो बाद के दौर में इसके कारण से, इस उद्घोषणा के कारण से जो राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग था वह काफ़ी कम हुआ और बहुत ही ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन का उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया गया जब उसके पास कोई विकल्प नहीं था और जब उसे भरोसा हो गया कि अगर ये न्यायालय में मामला जाता है तो इसमें उसके पक्ष में निर्णय आएगा और उसके इस कदम को सही बताया जाएगा। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के भीतर धारा 356 को धारा 356 के भीतर होने वाले कार्य को ला दिया गया, उससे इसके दुरुपयोग को रोकने में काफ़ी मदद मिली। बहरहाल यह भी समझने की ज़रूरत है कि जो धारा 356 होता है उसकी उद्घोषणा जब होती है या धारा 356 का प्रयोग करते हुए जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। यदि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है। राज्यपाल या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी में निहित या प्रयुक्त सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग में लाई जाएंगी। व्यवहारिक स्थिति यह है कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा करने पर राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। यही कारण है कि व्यवहार में इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति विधानसभा को विघटित या निलंबित कर देता है। विघटित करने की स्थिति में दोबारा चुनाव होता है और अगर निलंबित किया जाता है, आमतौर पर इस स्थिति में निलंबित किया जाता है कि कोई भी एक दल सरकार या दलों का समूह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो अगर निलंबित किया जाता है तो फिर से अगर 2 दल या कोई एक दल किसी बदली हुई स्थिति में यह दावा करता है कि वह सरकार बनाने की स्थिति में है तो उस निलंबन को वापस ले लिया जाता है और वही विधानसभा जारी रखी जाती है। तो लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में संसद राज्य के विधेयक और बजट पारित करती है। जब कोई विधानसभा इस प्रकार निलंबित या विघटित कर दी जाती है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकती है। सामान्यतः यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है। यदि लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य से संचित निधि से संबंधित लंबित विधेयकों को अनुमति दे देता है। यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के लिए अध्यादेश भी सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा के तहत राष्ट्रपति न तो उच्च न्यायालय में निहित या प्रयुक्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है और न ही उन उपबंधों को पूर्णतः या अंशतः निलंबित कर सकता है जिनका संबंध उच्च न्यायालय से है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास तो विधायिका की शक्तियां चली जाती हैं, कार्यपालिका की शक्तियां चली जाती हैं और विधायिका की शक्तियां जब संसद चल रहा हो तो संसद के पास रहती हैं। अगर संसद ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेशों के माध्यम से कई कार्य करते हैं। लेकिन जो उच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, उनकी जो शक्तियां होती हैं उन पर धारा 356 के प्रयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है
और अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के दौरान संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधियां उद्घोषणा की समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त नहीं होती हैं, अपितु वे तब तक लागू रहती हैं जब तक कि सक्षम विधानमंडल या प्राधिकारी द्वारा उन्हें खत्म या संशोधित ना कर दिया जाए। एक तीसरे तरह का आपातकाल का प्रावधान भी भारत के संविधान में है और वह वित्तीय आपातकाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह लगता है, उन्हें भरोसा हो जाता है, उन्हें समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व या साख संकट में है, तो वह देश में वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के समाधान या भरोसे का अर्थ यहाँ पर मंत्रिपरिषद के समाधान या भरोसे से है। आरंभ में उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। यदि 2 माह की अवधि के भीतर संसद साधारण बहुमत से उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है तो उद्घोषणा अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। तो इसमें वही सारे प्रावधान रखे गए हैं जो 44वें संशोधन के पहले थे। चूँकि अनुच्छेद 360 में उद्घोषणा के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए यदि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाएगा और उद्घोषणा का नवगठित लोकसभा के द्वारा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा 30 दिन की अवधि पूरी होते ही उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को किसी भी बात की उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके प्रभाव यानी कि यह एक ऐसी धारा है, संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है उसका इस्तेमाल हुआ है, धारा 356 का बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, लेकिन वित्तीय आपात का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। वित्तीय आपात के कुछ प्रभाव सामने आते हैं। अनुच्छेद 360 3 और 4 में बताया गया है कि वित्तीय आपात के क्या प्रभाव होंगे। ये प्रभाव इस प्रकार से हैं। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा ऐसे निर्देश भी दिए जा सकते हैं जिन्हें मूल निर्देशों की पूर्ति हेतु राष्ट्रपति आवश्यक समझे। तो किस तरीके से एक वित्तीय अनुशासन कायम रखना है, किस तरीके की खास नीतियों का पालन करना है, इसका एक पूरा जो दिशा निर्देश है वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से और राष्ट्रपति की ओर से जारी किया जा सकता है और राज्यों को इनका अनुपालन करना होता है। और इन निर्देशों के अंतर्गत किसी राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किन्हीं वर्गों के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती करें। तो आमतौर पर वित्तीय आपातकाल का मुख्य मकसद यही होता है कि जो आपातकालीन स्थिति आई है, जो संकट आर्थिक तौर पर आया है, उससे निपटने के लिए अलग अलग जो समूह हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, उनके वेतन में कुछ कटौती करना, कुछ ब्याज दर बढ़ा देना, कुछ ऐसे कदम उठाना जिससे कि वित्तीय स्थिति में सुधार हो। तो वित्तीय आपातकाल इसी तरह की शक्तियों का प्रावधान करता है। यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित मनी बिल या धन विधेयक और अनुच्छेद 207 के अंतर्गत आने वाले अन्य विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किए जाएं। राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकता है कि केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। यह कटौती उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी की जा सकती है। तो इसका हमने पहले उल्लेख किया कि ये वेतन और भत्तों में कटौती की बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो कि ये सब पर लागू हो सकता है। यह उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू हो सकता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी लागू हो सकता है और इस तरह के कदम के माध्यम से एक आपातकालीन स्थिति से निपटने का सरकार प्रयास कर सकती है। यहाँ हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान थे उसमें ख़ासतौर पे जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात थी उसमें जम्मू और कश्मीर को कुछ विशेष स्थिति मिली हुई थी। वहाँ के जो विधानमंडल या शासक थे उनकी अनुमति की भी उसमें आवश्यकता थी, लेकिन चूँकि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को ख़त्म कर दिया गया है पिछले वर्ष और इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है, कश्मीर को अलग और जम्मू और लद्दाख को अलग।
तो इस स्थिति में अब यह एक जो विशेष सुरक्षा जम्मू और कश्मीर को हासिल थी वह अब हासिल नहीं है। अगर हम इस सामान्य परिचय से आगे बढ़ते हुए जो पूरा प्रावधान है आपातकाल संबंधी हमारे संविधान में उस पर एक नज़र डालें तो यह बात साफ होती है कि कोई भी लोकतंत्र, कोई भी समाज आपातकालीन स्थितियों की कल्पना से परे नहीं हो सकता है। यानी कि कुछ प्रावधान जैसे कि जो राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ प्रावधान जो है वो 1935 के अधिनियम में भी मौजूद था। हमने विमर जो शासन था उससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय आपात के प्रावधानों को भी अपनाया। तो ये जो सारी प्रावधान हमारे संविधान में आए वो एक लंबे विचार विमर्श के बाद आए। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज ऐसा समाज होता है जहाँ पर जो अलग अलग तरीके के शासन के अंग हैं वो अपनी सीमाओं को समझें और उसके माध्यम से काम करें। और हमने एक संघात्मक शासन को भी अपनाया है, जिसका अर्थ है कि केंद्र की जो सरकार होती है उसकी भूमिका है, उसका एक सीमा क्षेत्र है, और राज्यों की सरकारों की अपनी भूमिका है, उनका अपना सीमा क्षेत्र है। तो जब तक से इन संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान नहीं किया जाएगा, एक बेहतर शासन की ओर नहीं बढ़ा जा सकता है। लेकिन हमारे संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं आपातकाल के संबंध में, उनके पीछे मुख्य तर्क यही रहा है कि हम इस बात की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में किस तरह की स्थिति का सामना भारतीय लोकतंत्र को करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में कुछ आपातकालीन प्रबंध होने चाहिए। लेकिन और इसीलिए राष्ट्रीय आपात का प्रबंध किया गया, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई और वित्तीय आपात का प्रबंध किया गया। लेकिन अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा पर फिर से विचार करें, जिसके बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है, तो हम यह पाएंगे कि जो राष्ट्रीय आपात का जो धारा 352 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है वह काफ़ी बार सहायक साबित हुआ युद्ध की स्थिति में, लेकिन उसका भारी दुरुपयोग हुआ 1975 से 1977 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जिसे आपातकाल के खिलाफ संघर्ष को कई सारे लोग तो दूसरी आज़ादी की लड़ाई की भी संज्ञा देते हैं। और इसी तरीके से जो धारा 356 है उसका भी लगातार दुरुपयोग होता रहा, और अभी भी कई तरीके से जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो दुरुपयोग से पूरी तरीके से इम्यून हो गई हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई तरह के परिवर्तन 1978 में किए गए हैं राष्ट्रीय आपात से जुड़े प्रावधानों के बारे में, उन्हें लागू करने की स्थिति के बारे में, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से हम एक सुरक्षित स्थिति में हैं। तो ये जो पूरी की पूरी एक स्थिति है उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा है उसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और हर अंग के द्वारा अपने शक्तियों को और अपनी सीमाओं को समझने की भी भूमिका है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपातकालीन प्रावधान पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, तो उस संदर्भ में हमें अपने देश के भीतर एंटी टेरर लॉज के अस्तित्व पर ध्यान देना होगा। बहुत तरह की जो आतंकवाद विरोधी कानून या असाधारण कानून बने हैं, उन कानूनों में नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित करने का प्रावधान है। उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो बिना आरोप पत्र दायर किए उसे लंबे समय तक, 6 महीने तक, 1 साल तक जेल में रखने का प्रावधान है, जिसके बारे में, इन कानूनों के बारे में हम एक अलग एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर जो मूल मंतव्य है वो यह कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारा जो अनुभव है यह दिखाता है कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि हमने इनके लिए कुछ सेफगार्ड्स भी बनाए हैं, कुछ अदालतों की तरफ से आए हैं बोमई मामले के द्वारा और कुछ 44वें संशोधन के द्वारा आए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके के ऐसे कानून हैं जो कि एक तरीके की आपातकालीन स्थिति पैदा कर देते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों पर इनको लागू किया जाता है। तो ऐसी, और ये असल में एक समाज की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आपातकाल जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। इसलिए चुनौती जो है वह यह है कि लोगों के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और हमारे देश में जो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं वो अपनी शक्तियों और सीमाओं को समझें, तभी
हम आपातकालीन प्रबंधों को या उपबंधों को जो हमारे संविधान में मौजूद हैं उन्हें सही तरीके से उनके स्थान पर रख पाएंगे और उनका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, बजाय इसके कि कोई शासक, कोई सरकार अपने मनमाने हितों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करे। मुझे यह उम्मीद है कि आपातकाल के बारे में जो अभी हमने चर्चा की उससे भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रबंध या अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको एक समझ मिली होगी और उनके अनुभवों के बारे में भी मैंने बहुत ही संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश की, तो उनके बारे में भी आपकी थोड़ी समझ बढ़ी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप इन सारे मसलों को और गहराई से समझने के लिए अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे और इनके बारे में एक तार्किक और आलोचनात्मक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो आपातकाल के बारे में भारत के संविधान में प्रबंध हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और भारतीय शासन और राजनीति से जुड़े एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। Hello, I am Shikha Dikshit. I teach psychology and I am with the Department of Humanities and Social Sciences at IIT Kanpur. Today I am going to talk about what is health psychology. In the recent past, health psychology has emerged as one of the important areas in psychology. It is a field of study where psychological theories and concepts are applied to understand issues regarding health and illness. The two major themes which health psychologists are interested in studying are the themes of illness experience and behaviors associated with that experience. Contemporary health psychology adopts various and diverse kind of perspectives to understand health and illness issues. These perspectives include the behavioral perspective, the societal perspective and the cultural perspective. If we try to enumerate the kind of topics that health psychologists study, the range is very wide. To name a few of the topics, health psychologists study cognitions related to illness, that is health and illness related cognitions, social cognitive aspects of health and illness, cognitive adaptation, chronic illness and adaptation to chronic illness, disability, stress and management of stress. Health psychologists also study topics such as health related quality of life, social support and various kinds of coping mechanisms that people adopt to deal with illness experience. In addition to this kind of experience, health psychologists also study healthcare systems, health promotion and treatment related aspects including doctor-patient relationships. So, as we see, the range of topics is very large. Health psychologists also use qualitative methods and they study topics such as narratives of illness experience as well as social representations of health and illness. So, we see that the range of these topics is very large. However, this is not an exhaustive list. More recently, some health psychologists have adopted a critical health psychology approach. These health psychologists are they offer a critique of mainly of the biomedical and behavioral perspective of health and illness as well as the methods and approach which is used to understand health and illness. So, critical health psychologists focus on the social,
cultural and political aspects of health issues. If we look at the methodological aspects, overall health psychologists adopt quantitative methodology, they also use qualitative methodology, and many health psychologists use the mixed method approach.